अस्सलाम वालेकुम। वेक्टर की प्लेलिस्ट में आज हम वेक्टर के एमसीक्यूज़ करेंगे। लेक्चर 3 है वेक्टर के एमसीक्यूज़ का। इस लेक्चर से पहले 2 लेक्चर हमने अपलोड किए हैं, उसमें पंजाब के डिफरेंट बोर्ड्स के एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। इसमें भी पंजाब के बोर्ड के जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ है वो सॉल्व करेंगे और इसके बाद प्रोबेबली एक और लेक्चर होगा चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ पर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। 23 एमसीक्यूज़ है लाइन वाइज सीरीज़ में। 22 एमसीक्यूज़ हम कर चुके हैं। तो 23वां एमसीक्यू है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विल बी मिनिमम व्हेन एंगल बिटवीन वेक्टर्स। कह रहा है वेक्टर के दरमियान कौन सा एंगल होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट उनका मिनिमम हो। क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला लिखा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, थीटा एंगल है ए और बी के दरमियान उसका साइन थीटा, और एन एक यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है। ये ए और बी वेक्टर जो सरफेस बनाते हैं उस सरफेस के ये परपेंडिकुलर होता है, ये डायरेक्शन शो करने के लिए होता है ए और क्रॉस बी की। तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम कब होगा, जब ये साइन थीटा जो होगा ज़ीरो होगा। फॉर मिनिमम साइन थीटा होना चाहिए ज़ीरो, क्योंकि मिनिमम तो वैसे ए के ज़ीरो होने से भी हो सकता है, बी के ज़ीरो होने से भी हो सकता है। अगर ए वेक्टर ज़ीरो होगा, उस ए का मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा तो फिर भी ज़ीरो हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा तो फिर भी ज़ीरो होगा। लेकिन क्योंकि इस दफ़ा उसने एंगल पूछा है, व्हेन एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल दो वेक्टर के दरमियान वो कौन सा एंगल होगा जिस पर ये क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम होगा। तो इसलिए हमने इस दफ़ा क्रॉस प्रोडक्ट को मिनिमम देखना सिर्फ एंगल की वजह से। दो मैग्नीट्यूड को ज़ीरो करके नहीं इसको मिनिमम करना, एंगल वो देखना है जिस पे ये मिनिमम होगा। सिर्फ एंगल की डिपेंडेंस चेक करनी है इसके कम होने पे। तो मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा ज़ीरो। और साइन थीटा कब ज़ीरो होता है, जब थीटा ज़ीरो के बराबर हो, यानी दो वेक्टर ए और बी पैरेलल हो, या थीटा 180 हो, मीन्स एंटी पैरेलल हो। तो दोनों सूरतों में साइन थीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। साइन थीटा की जगह वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो फिर भी आंसर ज़ीरो आएगा, और थीटा की जगह 180 पुट करें तो साइन 180 भी ज़ीरो होगा। तो थीटा यहाँ तो ज़ीरो हो या 180 हो तो फिर क्या होगा, साइन ज़ीरो होगा, और इसका ये होगा मिनिमम होगा। तो ऑप्शन में अगर आपने देखना है, अगर तो ऑप्शन में ज़ीरो हुआ 180 ना हुआ तो आपने ज़ीरो लगा देना, अगर 180 हुआ ज़ीरो ना हुआ तो 180 लगा देना, अगर ये दोनों हुए तो फिर बोथ लगा देना। मोस्ट प्रोबेबली एक होता है, बाकी ज़रा एक 45 एक 60 90 होगा और एक ये ज़ीरो होगा। दूसरी ऑप्शन मैंने आपको बता दी है जो आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो दोनों ज़ीरो पे और 80 पे ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। दूसरी तरह ये भी पूछ सकता है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विल बी मिनिमम व्हेन दे आर पैरेलल, एंटी पैरेलल। दो ऑप्शन और होगी, डी ऑप्शन होगी, बोथ ऑफ दीज। तो अगर जब ये पैरेलल होते हैं फिर भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम होता है, जब एंटी पैरेलल होते हैं फिर भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम होता है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन हुए तो आपने बोथ ए एंड बी लगा देना है, या अगर ये खाली सिंगल हुआ ये ना हुआ तो फिर यही ऑप्शन बच जाएगी, या अगर ये खाली लिखा हो ये ना लिखा हो तो आप फिर इसे लगा देंगे एंटी पैरेलल को। तो वर्ड में भी पूछा जा सकता है, लफ्ज़ पैरेलल यूज़ करके भी पूछा जा सकता है, साइन ज़ीरो करके भी पूछा जा सकता है, और एंटी पैरेलल और 180, इन चारों तरीक़ों से एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है। ये एमसीक्यूज़ है 24। ये एमसीक्यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस एमसीक्यू से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। मैंने इन्हें सबको एक ही जगह सॉल्व करने की कोशिश की है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज 30 न्यूटन फोर्स एंड 14 न्यूटन फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90। कह रहा दो फोर्सेज हैं, एक 30 न्यूटन की फोर्स है, ये मैंने शो कर दी 30 न्यूटन की फोर्स, और एक 40 न्यूटन की फोर्स है एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90, और इनके दरमियान 90 का एंगल है। ये 90 का एंगल भी बना दिया मैंने इधर विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इन्होंने 90 का एंगल बनाया। कर है इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और फिर उसका उसके बाद इधर जब अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के ऊपर वाला स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। या वैसे आपको पता है मैग्नीट्यूड सिंपल किस तरह होता है, इसका स्क्वायर करने से इसका स्क्वायर करने से। हकीकत में ये फार्मूला इस तरह था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है, हाइपोटेन्यूज आर है, इसका स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जगह आर स्क्वायर लिखें, बेस स्क्वायर की जगह 30 का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर जगह 40 का स्क्वायर। बाद में दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो जो स्क्वायर है आर, इधर हाइपोटेन्यूज की जगह आर होगा, इसका स्क्वायर इसके अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी राइट साइड पे सारा अंडर रूट आ जाएगा। तो सिंपली हम जानते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड लेना हो तो ये उसका फार्मूला होता है, किसी का मैग्नीट्यूड लेना हो तो उसके जो कंपोनेंट है उसको स्क्वायर कर लेते हैं और होल का अंडर रूट कर लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट टॉपिक से ये लिया है। 30 का स्क्वायर करेंगे तो वो 900 आ जाएगा, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आ जाएगा,
900 और 1600 2500 के बराबर होता है, और 2500 को अंडर लेंगे तो 50 न्यूटन आ जाएगा। तो 30 न्यूटन फोर्स और 40 न्यूटन फोर्स जब 90 पर एक्ट करेगी तो उसका जो होगा रिजल्टेंट वो 50 न्यूटन आएगा। एक और तरीके से एमसीक्यू पूछा गया वो है कि अगर 6 न्यूटन फोर्स और 8 न्यूटन फोर्स एक दूसरे पर 90 के एंगल बनाएं तो फिर रिजल्टेंट क्या होगा, आर। तो 6 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर 36 है, 8 का स्क्वायर 64 है, और 36 और 64 को जमा करें तो 100 आ जाएगा। 100 का अंडर 10 होगा तो 10 न्यूटन फोर्स होगी, रिजल्टेंट जो है 10 न्यूटन होगा इधर। ये भी 90 का एंगल है। एक और तरीके से एमसीक्यू पूछा जाता है इसी को, ये जो एमसीक्यू था 30 न्यूटन फोर्स और 40 न्यूटन फोर्स, इसकी जगह 0 0 खत्म कर दिए जाते हैं। कहते हैं 3 न्यूटन फोर्स और 4 न्यूटन फोर्स एक दूसरे पर 90 का एंगल बना रही है तो रिजल्टेंट बताएं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल का अंडर रूट कर लें। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 9 और 16 को ऐड करें 25 होगा। 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 5। तो एक बात नोट करें, 24 एमसीक्यूज़ और 26 एमसीक्यूज़ में एक चीज़ फ़र्क है कि इधर 30 था, इधर 3 है, 0 को ख़त्म कर दिया। इधर 40 था, इधर 4 है, इधर भी 0 को ख़त्म कर दिया। आंसर इसका 50 आया, इसका 5 आया, तो आंसर में भी 0 ख़त्म हो गया। एक और एमसीक्यू से बोर्ड में पूछा जाता है ये वाला कि उसने कहा 5 न्यूटन फोर्स और 12 न्यूटन फोर्स एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएगी। 90 का एंगल शो कर दिया मैंने इधर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। रिजल्टेंट हमने फाइंड करना है। रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, बेस का स्क्वायर प्लस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होल का अंडर रूट आ जाएगा। बेस 5 न्यूटन है तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आप करेंगे 25 आ जाएगा, इसका 144 आ जाएगा, तो टोटल आंसर 169 आ जाएगा। 169 का अंडर रूट लेंगे तो 13 न्यूटन आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व इसको ड्रैग कर दिया, 13 न्यूटन आएगा। तो ये मैग्नीट्यूड के थे एमसीक्यूज जो पूछे जाते हैं। इस तरह पूछे जाते हैं कि दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बनाएं। जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बनाते हैं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है, जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और उधर से हम ये जो रिजल्टेंट है ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं। 26 एमसीक्यू देखें, द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ये ग्रीन कलर की 10 न्यूटन की फोर्स है, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वाई एक्सिस। ये ब्लैक कलर का वाई एक्सिस है, इसके साथ मैंने नीले रंग से शो कर दिया कि ग्रीन कलर का जो वेक्टर फोर्स 10 न्यूटन है इसने वाई एक्सिस के साथ 30 का एंगल बना दिया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में। द मैग्नीट्यूड ऑफ जी कंपोनेंट विल बी, तो इसके जी कंपोनेंट का कितना मैग्नीट्यूड होगा। ये एमसीक्यू बड़ा ट्रिकी है, दोबारा सुने कि एक 10 न्यूटन की फोर्स है, ग्रीन कलर के तीर से मैंने इसको शो कर दिया है, इसने वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया 30, तो पूछ रहा है इसका जी कंपोनेंट क्या होगा। अच्छा, जी कंपोनेंट इसका होगा 0, क्योंकि ये एक्स वाई में प्लेन में है, ये इसका जी कंपोनेंट होगा 0। तो आंसर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि इसका जी कंपोनेंट है ही कोई नहीं है, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, इसका जी कंपोनेंट नहीं है। अब एक एमसीक्यू से इसने पूछ लिया, हमने बता दी कि ये जो फोर्स है इसने वाई एक्सिस से 30 का एंगल बनाया है, इसका एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा, जी कंपोनेंट तो इसका 0 होगा, इसका कोई जी कंपोनेंट नहीं है, एक्स वाई प्लेन में है। इससे और एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं, उसको भी देखते हैं। अगर वो पूछे इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, तो एक्स कंपोनेंट में स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि उन्हें आदत होती है कि एक्स कंपोनेंट किस तरह निकालते हैं। एक्स कंपोनेंट होता है वो फोर्स, उसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा लोग समझते हैं। तो ये जो एक्स कंपोनेंट समझा जाता है ना, ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, और वाई कंपोनेंट है ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसमें ये जो थीटा था ये वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल था, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल नहीं था। तो अगर आप बुक पढ़ें, बुक में जो टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट, उसके अंदर एक्स कंपोनेंट उसने वाई कंपोनेंट निकाला और फिगर में उसने दिखाया कि थीटा जो एंगल था उधर वेक्टर ए ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया था, इधर जो आपको 30 का एंगल दिया गया वो वाई एक्सिस के साथ है। अगर आप एक्स कंपोनेंट या इसके वाई कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो इसका आप एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल निकालें। अगर ये एक्स और वाई के दरमियान टोटल एंगल होता है ना 90, तो 30 तो इधर चला गया, बाकी कितना बच गया 60। तो जो एक्स एक्सिस के साथ इसने ग्रीन कलर की फोर्स ने एंगल बनाया है वो है थीटा 60। अब इस 60 को यूज़ करना है, एक्स कंपोनेंट निकालना है तो 10 को 60 निकाल लेंगे तो 5 न्यूटन आ जाएगा, वाई कंपोनेंट होगा 10 साइन 60 आ जाएगा तो 8.66 न्यूटन आएगा। तो सबसे अहम बात जो थी इसमें मैं रिपीट करूँगा ये है कि ये इस फोर्स ने वाई एक्सिस के साथ 30 का एंगल बनाया था, इसका जो जी कंपोनेंट 0 था क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अंदर है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। दूसरा कि अगर इसके एक्स और वाई कंपोनेंट निकालने हों तो हमने जो एंगल थीटा यूज़ करना है, ये फार्मूले वाला ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसमें जो थीटा है
वो वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है और इसके साथ एंगल थीटा निकालना है। 60 ऊपर वाला तो बाकी 30 ऊपर वाला, ये 60 हो जाएगा, इस हवाले से ये निकालने हैं। उसके बाद एमसीक्यूज देखें 27 है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, 20 न्यूटन फोर्स है, एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये बिल्कुल उसके ऊपर है। इट्स एक्स कंपोनेंट इज, इसका एक्स कंपोनेंट मालूम करें। ये भी एक ट्रिकी से एमसीक्यूज है। एक फोर्स है 20 न्यूटन की, वो सारी की सारी उसकी टोटल डायरेक्शन ही एक्सिस की तरफ है, इसका एक्स कंपोनेंट पूछा जा रहा है। इस फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो 20 न्यूटन ही है, क्योंकि वो सारी फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग ही एक्ट कर रही है। अगर दूसरे एमसीक्यूज पूछे जाएं कि एक फोर्स है वो 20 न्यूटन की फोर्स है और वो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है, इसका वाई कंपोनेंट निकाल लें, तो इस फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सारी की सारी ये एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई की तरफ है ही नहीं। और इसका जी कंपोनेंट भी 0 होगा, क्योंकि इस टोटली एक्स एक्सिस की तरफ है। इसको समझने का एक और तरीका है कि वाई कंपोनेंट क्यों 0 है। ये जो फोर्स मैंने ये मार्कर से शो कर दी इधर, ये टोटल एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर ये थोड़ा एंगल थीटा बनाती, जैसे मार्कर मैंने ऊपर किया है, इधर हो जाती ये, तो अब इसका एक्स एक्सिस का कोई ना कोई एंगल थीटा होना था। फॉर एग्जांपल अगर ये इस पोजीशन में आ जाती, इस पोजीशन में अगर आती, तो फिर एंगल ये थीटा होना था कोई ना कोई, और फिर एंगल थीटा से हमने 20 को कोस थीटा करके एक्स कंपोनेंट निकालना था, 20 को साइन थीटा करके, 20 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके वाई कंपोनेंट निकालना था, और जी कंपोनेंट तो उस सूरत में भी 0 होना था। तो ये बड़ा ट्रिकी सा एमसीक्यूज है। अगर फोर्स वो कहे कि एक फोर्स 20 न्यूटन की फोर्स है, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रही है, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट उसका 20 न्यूटन ही है, वाई कंपोनेंट उसका 0 होगा, जी कंपोनेंट भी 0 होगा। अगर वो कह दे एक फोर्स 20 न्यूटन की या 5 न्यूटन की या कोई पता नहीं 10 न्यूटन की, जितने भी न्यूटन की फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है, तो उस सूरत में सारा का सारा वाई कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट नहीं होगा, और जी कंपोनेंट उस सूरत में भी 0 होगा। अगर कह दे 20 न्यूटन की फोर्स जी एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है, तो उसका एक्स और वाई कंपोनेंट बताएं, तो फिर एक्स और वाई 0 होंगे, जी जो होगा वो 20 न्यूटन का होगा। और हमने कहा कि अगर ये 20 न्यूटन की फोर्स जो ग्रीन कलर के कलर से शो की गई है तीर से, अगर ये थोड़ा सा फोर्स को हम इस तीर को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और एंगल थीटा बनाएं, और ज़रा थोड़ा सा भी एंगल थीटा बन गया, तो उस सूरत में इसका वाई कंपोनेंट होगा, उसे निकालेंगे 20 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके, और इसका एक्स कंपोनेंट निकालेंगे 20 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करके। मैग्नीट्यूड से रिलेटेड एक और एमसीक्यूज है, 28th एमसीक्यूज, वो है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। अब ये डिफरेंट है थोड़ा सा। रिजल्टेंट का एमसीक्यूज हम देखे हैं पहले, पिछले पेज पे हमने रिजल्टेंट के 4-5 एमसीक्यूज देखे। उन एमसीक्यूज में 30 न्यूटन की फोर्स और 40 न्यूटन की फोर्स एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बना रहे थे, जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं। उस वक्त हमने जो उसका रिजल्टेंट निकाला था, वो निकाला था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल से। लेकिन इस दफ़ा वर्ड आ गया पैरेलल। ये जो पैरेलल है, इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के पैरेलल है, इन दोनों का एंगल 0 है। अब 90 के एंगल नहीं है, 0 एंगल, और जब फोर्सेस के दरमियान एंगल 0 हो, मीन्स वो पैरेलल हो, तो वो सिंपली ऐड हो जाती हैं। अगर फोर्सेस के दरमियान एंगल 180 हो, तो वो माइनस हो जाती हैं। तो 30 न्यूटन है, 40 न्यूटन में सिंपली ऐड होगी, और एक तीर नया बनेगा, वो इन दोनों को ऐड करने से बनेगा। 30 न्यूटन की जो फोर्स है 40 न्यूटन में ऐड हुई, तो एक नया मैंने वेक्टर रेड कलर का बना दिया, वो 70 न्यूटन का, सिंपल ये ऐड हो गए। जब ये वेक्टर पैरेलल होते हैं तो वो सिंपली ऐड हो जाते हैं। 70 न्यूटन का जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स आई है, इसका जो डायरेक्शन वही है जो कि 30 और 40 की, आप देख सकते हैं डायरेक्शन सेम है, लेकिन इसकी जो लंबाई है, जो तीर की लंबाई होती है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करती है। मैंने इसकी लंबाई जो है 2 तीरों को मिला के बनाई है। यहाँ तक ये 40 न्यूटन की थी लंबाई, और बाद में मैंने 30 न्यूटन की आगे लंबाई मज़ीद शामिल करके 70 न्यूटन की बना दी। अगर ये 30 न्यूटन फॉर एग्जांपल एक और एमसीक्यू बनाते हैं, अगर 30 न्यूटन और 40 न्यूटन एक दूसरे एंटी पैरेलल होते हैं, ये 30 न्यूटन दूसरी तरफ होता है, लेफ्ट साइड की तरफ, तो फिर 40 में से 30 न्यूटन माइनस हो जाना था और रिजल्टेंट 10 न्यूटन आना था, उसकी लंबाई काफ़ी छोटी बननी थी। एक और एमसीक्यूज है, वो है 29, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एफ विद इट सेल्फ। अच्छा, वेक्टर एफ का क्रॉस प्रोडक्ट अपने साथ ही निकालना है। हमने एक एमसीक्यूज पहले भी किया था, उसमें हमने वेक्टर ए रखा हुआ था बोर्ड में, अब दूसरे तरीके से पूछा गया, तो मैंने कहा ये भी शामिल कर दें। एफ जो है इसका अपने साथ ही लिया, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट किसे कहते हैं, तो एफ क्रॉस एफ, तो एफ क्रॉस एफ बराबर होगा एफ का मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दूसरा वेक्टर भी है इसका मैग्नीट्यूड साइन थीटा, थीटा एंगल इन दोनों के दरमियान, और है ये एक नॉर्मल वेक्टर जो है
एन सरफेस के ऊपर जो होता है। क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम ही हैं, सेम वेक्टर की जो डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर की वो है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और उनका डायरेक्शन सेम होती है। डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब एंगल उन दोनों के दरमियान जीरो है, पैरेलल है, वो साइन जीरो जीरो होता है, सबको जीरो कर देगा और आंसर आएगा नल वेक्टर आएगा। अगर ऑप्शन में आंसर हो जीरो और एक आंसर हो नल वेक्टर तो आप नल वेक्टर को क्लिक कर देंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जब जो नया रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर वेक्टर होता है। डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर स्केलर आता है। फॉर एग्जांपल डॉट प्रोडक्ट में फोर्स को मल्टीप्लाई कराएं डिस्प्लेसमेंट के साथ तो आंसर वर्क आता है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। क्रॉस प्रोडक्ट में फोर्स है और एक पोजीशन वेक्टर आर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया आएगा वेक्टर, वो है टॉर्क, वो भी वेक्टर है। चूँकि ये दो वेक्टर थे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई से जो आंसर आना था वो वेक्टर होना था, इसलिए मैंने जीरो नहीं लिखा, नल वेक्टर लिखा है। 30 MCQs देखें, मैग्नीट्यूड से रिलेटेड MCQs है। इफ़ टू यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो यूनिट वेक्टर हैं आर एडेड, वो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर हैं, ये 90 के एंगल मैंने शो कर दिया इधर। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी, रिजल्टेंट इनका आर है, एक वेक्टर आई है, फॉर एग्जांपल एक यूनिट वेक्टर आई है, इसको ग्रीन कलर के इस एरो से मैंने शो कर दिया इधर ग्रीन कलर के तीर से। दूसरा जो यूनिट वेक्टर है वो जे है, इसको मैंने ब्लू कलर के तीर से शो कर दिया है। इन दोनों का रिजल्टेंट हेड टू टेल रूल के मुताबिक रेड कलर का वेक्टर आर होगा। ये कैसे होगा, ये भी इस तरह होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बार, तो दोनों बाद में दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों के ऊपर अंडर रूट भी आ जाएगा। अच्छा, ये फार्मूला हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं कि वेक्टर का रिजल्टेंट लेना हो तो उनके जो होते हैं कंपोनेंट उनको स्क्वायर कर लें, बाद में अंडर रूट ले लें। आई जो है इसका जो मैग्नीट्यूड, ये आई एक यूनिट वेक्टर है, इधर वर्ड यूनिट वेक्टर यूज़ हुआ था, और यूनिट वेक्टर को आपको पता है डायरेक्शन शो करने के लिए तो, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे। जे का मैग्नीट्यूड 1 है, इधर भी 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा, तो अंडर 2 आंसर है। इफ तो आंसर ये होगा, इफ़ टू यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर एडेड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी अंडर 2। ये डिपेंड नहीं करता है यूनिट वेक्टर आई जे हैं या जे के हैं या आई के हैं, जो भी हैं, अगर यूनिट वेक्टर होंगे, कोई भी दो यूनिट वेक्टर होंगे और परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा अंडर 2 ही होगा। 31वां MCQ देख लें, वेक्टर एक बी दे दिया है 4i + 5k, क्या इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का जो तरीका है अब वो वही है कि भाई जो वेक्टर के कंपोनेंट है उनको स्क्वायर कर लें और अंडर रूट कर लें। 4 का स्क्वायर कर लें, 5 का स्क्वायर कर लें, 4 का 16 और 5 का 25 है, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो अंडर रूट 41 आ जाएगा, तो बी का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर 41। मैंने इसको ग्राफिकली भी शो करने की इधर कोशिश की है कि एक्स एक्सिस ले आइए और वाई एक्सिस को, इधर आमतौर पे वाई एक्सिस लिया जाता है, मैंने इसको जी एक्सिस कह दिया है, ये हमारी चॉइस होती है जिससे जो मर्जी कह दें। उसके बाद जो MCQs है वो 32 MCQs है। आई डॉट के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जो होता है, के क्रॉस आई जो होगा वो जे के बराबर होगा, ये पहले हम दूसरे लेक्चर में कर चुके हैं। तो के क्रॉस आई जे के बराबर होगा, आई डॉट जे कर लेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट है तो पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, इन दोनों के दरमियान एंगल, आई और जे के दरमियान एंगल 90 होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आई एक्स एक्सिस की तरफ होता है और जे वाई एक्सिस की तरफ, तो इन दोनों का एंगल 90 होता है, तो कोस 90 लिख दिया। कोस 90 जीरो का सबको जीरो कर देगा, इसलिए आंसर आई डॉट के क्रॉस आई का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। एक और MCQs है 33 MCQs है, वो है फोर्स दी गई है 2i + 3j। फोर्स एक वेक्टर है और वेक्टर को इस दफ़ा इस तरह उसने शो कर दिया आई और जे की फॉर्म में, और एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है 4i + 4j। देन द वर्क डन विल बी, वर्क डन क्या होगा, दो वेक्टर दे दिए उसने, वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन किस तरह निकाल लेंगे इनका। वर्क डन हम जानते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए डॉट प्रोडक्ट आपने जब देखा होगा ए और बी का, और ए के थे कंपोनेंट ax bx, ए का तो कंपोनेंट जो था ax ay और az था, और बी का जो था bx by और bz, तो a डॉट b जो आया था ax bx ay by और प्लस az bz था। तो बुक में आपने a डॉट b का जो पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट वो था ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो तीसरा कंपोनेंट जो z कंपोनेंट है वो इधर है ही नहीं है, सिर्फ दो कंपोनेंट देंगे, x कंपोनेंट y कंपोनेंट, x कंपोनेंट y कंपोनेंट,
और जी कंपोनेंट है ही नहीं, इसलिए ए जी बी जी नहीं हम कर सकेंगे। ये वाला अन्य टर्म होगी। पहली दो टर्म है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, मीन्स ए एक्स इसके एक्स को इसे एक्स से मल्टीप्लाई करना है, इसके एक्स कंपोनेंट इसके वाई कंपोनेंट को इसके वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने ये रेड कलर के एरो लगा दिए हैं। तो इसका एक्स कंपोनेंट 2 है, इसका 4 है, दोनों मल्टीप्लाई हो गए 8 हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8, और इसका वाई कंपोनेंट 3, इसका 4 है, 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे 12 आ जाएगा, दोनों को जमा करेंगे 20 आ गया। तो जो वर्क डन है वो 20 जूल है। 34 MCQ द मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट B इज इक्वल टू 1/2 AB, देन एंगल बिटवीन एन बी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सॉल्व करने वाला है, इसे सॉल्व किया मैंने कि उसने कहा कि A डॉट B मीन्स A और B वेक्टर जो हैं इनका जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी वो इसके बराबर है। बताएं A और B के दरमियान एंगल क्या होगा। तो गिवन जो दिया गया उसे इक्वेशन 1 कह लें। हमें गिवन दिया गया कि A डॉट B है वो 1/2 AB के बराबर है, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। हम जानते हैं A डॉट B किसके बराबर होता है, AB कोस थीटा के। हमने ये बुक में पढ़ा आपने, इसको इक्वेशन 2 कह लें। इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, इन दोनों को इक्वेट कर दें, इन दोनों की राइट हैंड साइड को बराबर लिख दें। 1/2 AB और AB को बराबर लिख लें। ये 1/2 AB से कैंसिल हो गए तो सिर्फ 1/2 बच गया। तो कोस थीटा किसके बराबर रह गया, 1/2 के। हमने थीटा फाइंड करना है, कोस उधर जाके इन्वर्स हो जाए, कोस इन्वर्स 1/2 60 के बराबर होता है। तो ये जो कंडीशन दी गई थी और जो उसने एंगल पूछा था वो एंगल 60 था। दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि जो उसने गिवन कंडीशन दी है कि A डॉट B बराबर है 1/2 AB के, तो A और B के दरमियान एंगल फाइंड करें। आप जो इसने जो कंडीशन दी है इसे क्वेश्चन 1 के, और चूँकि हम जानते हैं A डॉट B बराबर होता है AB कोस थीटा के, इसे क्वेश्चन 2 के। इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, इन दोनों को बराबर करें, फिर ये कटिंग होगी, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। 35 MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि AB साइन थीटा n नॉर्मल वैक्टर यूनिट वैक्टर जो है, और AB साइन थीटा एक और यूनिट वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, वह AB साइन थीटा n जो कैप है ये बराबर होता है A क्रॉस B के। ये A क्रॉस B इसके बराबर होता है। हम जानते हैं A का पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और ये यूनिट वेक्टर, और ये भी इस A क्रॉस B के बराबर होता है। हम जानते हैं A क्रॉस B जो है वेक्टर प्रोडक्ट की या क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है कि क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर जो है मल्टीप्लाई होते हैं, आंसर भी एक वेक्टर आता है, और डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर मल्टीप्लाई तो आंसर स्केलर आता है। A क्रॉस B जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक वेक्टर आएगा, मैं उससे मिसाल के तौर पे कहता हूँ वेक्टर C है। दूसरी तरफ भी वेक्टर A क्रॉस B ही है, तो फिर उसका जो नया बनाएगा वो भी C ही होगा, तो C क्रॉस C। हमने ये इसके काफ़ी MCQs भी कर चुके हैं कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट वो 0 होता है। C क्रॉस C होगा C का मैग्नीट्यूड, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा इन दोनों के बाद क्या होगा, 0 होगा। इन दोनों के साइन 0 होगा, एक नॉर्मल वेक्टर लगा दें, साइन 0 सबको 0 कर देगा और आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लास्ट MCQs करते हैं, वो है ये बड़ा समझने वाला MCQs है। टेबल 2.1 पेज नंबर 30 है FSC की बुक का, चैप्टर 2 का, उधर से MCQs लिया गया है। उसने कहा इफ़ A इज इक्वल टू 4i, एक वेक्टर A है, इसको मैंने नीले रंग से शो कर दिया है, ये x एक्सिस की तरफ है इसलिए 4i है। 4i से मुराद है 4 यूनिट अलोंग x एक्सिस, एंड B इज इक्वल टू -4j, तो -4j का मतलब है 4 यूनिट इन द नेगेटिव y एक्सिस। j के साथ माइनस है, इसके साथ माइनस है, पॉजिटिव j जो होता है वो y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ होता है, और -j माइनस y एक्सिस की तरफ है। तो -4j का मतलब है 4 यूनिट अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। तो 4 यूनिट अलोंग नेगेटिव y एक्सिस मैंने नीचे ग्रीन कलर का ये वेक्टर बना दिया। उसने कहा देन एंगल ऑफ A प्लस बी विद द x एक्सिस, कह रहा इन दोनों को प्लस करो तो A प्लस बी आ जाएगा। फिर उस वेक्टर का A प्लस बी का आपने पॉजिटिव x एक्सिस के साथ आपने एंगल फाइंड करना है। इन दोनों को जब प्लस करेंगे, ये जो नीले रंग का वेक्टर है ये इधर बनाया गया राइट साइड पे, ग्रीन कलर का वेक्टर है -4j, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक इनका जो एडिशन होगा वो ये होगा, जो कि मैंने इधर रेड कलर से लाइन शो कर दिया। ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट है ये 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 4th क्वाड्रेंट में जब वेक्टर लाई करे तो उसका एंगल थीटा कैसे आता है, इस ग्रीन रेड कलर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है A प्लस बी, इसका x एक्सिस के साथ एंगल ये है इतना ज़्यादा थीटा, और ये जो उसका ये छोटा सा एंगल ये फाई है, ये फाई है। एंगल थीटा कैसे आएगा, टोटल एंगल जो है वो 360 है, x से y एक्सिस, ये जो एंगल ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, ये टोटल 270 हो गया, और फिर 270 में 90 हो गया, 360 है, टोटल 360 है। 360 में से जब ये फाई एंगल निकाल देंगे तो बाकी ये थीटा बच जाएगा। टोटल 360 है सर्कल में,
ये सारे में 360 या 4 क्वाड्रेंट के एंगल को जमा करें तो 360 आंसर आएगा, लेकिन फाई निकाल देंगे तो बाकी थीटा बच जाएगा। तो ये टेबल 2.1 में लिखा हुआ है पेज 30 पे कि 4th क्वाड्रेंट में जो एंगल थीटा आएगा वो होगा 360 माइनस फाई, और फाई ये है। इसको आगे सॉल्व किया, 360 माइनस फाई कैसे आएगा, ये जो फाई है एंगल ये आएगा tan थीटा से। tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा था छोटी क्लास में, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये जो रेड कलर का है रिजल्टेंट वेक्टर, इसका परपेंडिकुलर ग्रीन वाला है और इसकी बेस जो है वो रेड वाली है। मीन्स इसका जो परपेंडिकुलर जो है वो -4 है, -4j है और 4i है। लेकिन आपको पता है ये tan थीटा निकालते वक्त हम ये प्लस और माइनस का नहीं लेते, इनका मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड सिर्फ 4 लिखेंगे और इसका भी 4 ही लिखेंगे। tan थीटा जो होगा वो होता है y का, जो y कंपोनेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है और x कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है। इसलिए जो हम इसे 4/4 ही लिखेंगे, y के साथ -4 नहीं लगाना, ये गलती नहीं करनी। y के साथ अगर इधर अगरचे इधर -4 है, लेकिन tan थीटा की वैल्यूज़ में इधर दोनों का जो होता है y और x कंपोनेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट होता है, माइनस साइन नहीं पुट होगा। तो 4/4 कर दिया, 4/4 1 होता है, ये रिपीट करिए 360 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 45 होता है। 360 में से 45 निकालेंगे तो 315 आ जाएगा। 315 एंगल है, ये सारा एंगल जो है थीटा ये 315 है। लिहाजा ए वेक्टर और वी वेक्टर जो उसने दिए थे उन दोनों को जब ऐड किया तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर a + b बना। उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा जो बनाया है वो 315 बनाया। एक जो चीज़ सोचने वाली है वो ये है कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो रेड कलर का वेक्टर है इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाना है, तो ये जो फाई है ये भी तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल ही है। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल है लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये इस तरह जो है नीले रंग का जो वेक्टर है इसको इस तरह अगर क्लॉकवाइज रोटेट करें, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये रेड वाला बनता है। हमने क्लॉकवाइज एंगल नहीं लेना, हमने एंटी क्लॉकवाइज लेना है एंगल। तो आपकी किताब में जो एंगल शो हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए थीटा इस तरह लेना है, इस तरह नहीं लेना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो रह गए हैं, उम्मीद है कि एक ही और वीडियो बनेगी, उसमें फिर ये सारे चैप्टर 2 के MCQ सॉल्व हो जाएंगे। खुदा हाफिज़।